क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हम आपको पढ़ा रहे थे। सब लोग कंसंट्रेट होगा क्लास के लेक्चर के दौरान, पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर पूरी तरह से आप सुनना पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। देखिएगा कि भारत में दूसरा चैप्टर में हम आपको पढ़ाए कि क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ। क्षेत्रीय राज्य का उदय ये आपका सेकेंड नंबर का चैप्टर है और इसके बारे में हम आपको बताए कि भारत में पहली बार क्षेत्रीय राज्य का उदय बंगाल में हुआ। आपको एक बात ये भी कंटेंट में पता होगा कि क्षेत्रीय राज्य का जो उदय हुआ था उसमें मोहम्मद शाह जो है बादशाह, जो है मुगल बादशाह जो था मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के शासन काल में भारत में क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ, जिसमें बंगाल का उद्भव हुआ, जिसमें आपका अवध का उद्भव हुआ है, हैदर अली का उद्भव हुआ जिसको कहते हैं अवध। इसके बाद हम आपको बताए कि हैदर अली के बाद जयपुर साम्राज्य की स्थापना हुआ, भरतपुर का हुआ, रोहिलखंड के बंगस पठान का हुआ, आपका हैदराबाद का निजाम 1725 में। यानी ये सारे जो भारत में क्षेत्रीय राज्य मॉडर्न में यानी आधुनिक भारत में उद्भव हुआ, उसमें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के कुछ नीतिगत भूल ने भारत में नए राज्य के उद्भव का मार्ग प्रशस्त कर दिया कंप्लीट। पहला राज्य जो है जो भारत में उद्भव हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसका नाम था बंगाल। और बंगाल के बारे में हम आपको बताएं कि बंगाल में जो है बंगाल का उद्भव कैसे हुआ, बंगाल में नवाब का शासन की शुरुआत कैसे हुआ, तो भी हम आपको कल बताए। हम बताए थे आपको कि औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब के शासन काल में ही एक मुर्शीद कुली खान नाम का एक गवर्नर की नियुक्ति दिल्ली से हुआ था बंगाल कि मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर बनाकर 1700 ईस्वी में भेजा गया और 1700 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक ये बंगाल में मुगल बादशाह के गवर्नर के पद पर रहा। लेकिन 1713 ईस्वी में इसने मुगल बादशाह के गवर्नर के पद को त्याग दिया और उसके स्थान पर वहां पर एक नवाब का पद का सृजन किया और नवाब के पद पर वो जो है चलते रहा, बैठा रहा। परंतु जब मोहम्मद शाह का शासन काल होता है तो ये खुद को मुगल बादशाह से अलग कर लिया और ये 1713 से लेके 1727 ईस्वी तक बंगाल में नवाब के पद पर रहा और इसके बाद बंगाल के नवाब का जो पद हुआ वो सुजाउद्दौला के पद हाथ में गया तो 1739 तक रहा। फिर सरफराज खान के हाथों में चला गया, 1739 से लेकर 1740 तक रहा और 1740 में बंगाल का अगला नवाब बनाकर अगर किसी को भेजा गया तो उसका नाम था आपका अलीवर्दी खान। वो नवाब बनकर भेजा नहीं गया बल्कि वो अपने नवाब खुद बना था, उसको जमींदारों और महाजनों का साथ था और इस वजह से वो बंगाल का नवाब बन गया 1740 में। तो आपको बताएंगे कि अलीवर्दी खान के समय कुल 3 इंपॉर्टेंट काम हुआ। पहला काम क्या कि इसने दिल्ली में मुगल बादशाह को भू राजस्व देने से इनकार कर दिया। दूसरा काम क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनी जब बंगाल में स्थापित हुई थी तो उस यूरोपीय कंपनी से ये बचता रहा। उसको यूरोपीय कंपनी को मधुमक्खी के छत्ता से तुलना किया कि जब तक हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक वो हमको काटने वाला नहीं। इसलिए यूरोपीय कंपनी को मधुमक्खी के छत्तों से तुलना करने वाला बंगाल का नवाब जो था उसका नाम था अलीवर्दी खान। फिर तीसरा काम अलीवर्दी खान के समय यही हुआ बंगाल में कि अलीवर्दी खान जब शासन कर रहा था तो बंगाल में मराठों का बंगाल पर कुल 4 बार आक्रमण हुआ। अंत में तंग आकर अलीवर्दी खान बंगाल में मराठों के साथ समझौता कर लिया और मराठों को कहा कि आपको 12 लाख रुपए चौक देंगे, 1,20,000 रुपया आपको भू राजस्व की राशि देंगे। इस तरह से मामला इसका काम तमाम हो गया। अलीवर्दी खान का मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गया। 56 ईस्वी में जब इसका मृत्यु हुआ तो इसको कोई पुत्र नहीं था। इसकी कुल 3 पुत्रियां थी और उस 3 पुत्रियां में सबसे छोटी पुत्रियां जो थी उसी का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था सिराजुद्दौला। एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम शीशा की तरह क्लियर है ना। हाँ, शीशा की तरह एकदम क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। मॉडर्न में तो एकदम महान बनना है तुमको, एकदम मुंह कंठस्थ हो जाना चाहिए, है ना। जरा सुनिए क्या हुआ
कि जब छोटा बेटी का बेटा बना सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब 1756 में, तो 56 में बंगाल के नवाब के पद पर जो है आसीन हुआ। 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के पद पर रहा। और जब बंगाल का नवाब के पद पर ये आसीन हुआ तो उसी समय क्या होता है कि 1756 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला की स्थापना हुआ था। और वो फोर्ट विलियम किला का स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक केंद्र के रूप में किया था और वहीं से व्यापार करता था फोर्ट विलियम किला से, जहां वो था आपका कोलकाता। और उस समय फ्रांसीसी शक्ति भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा हावी था, इसलिए उसको डर था कि कहीं फ्रांसीसी कंपनी ना हम पर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर ले। इसलिए वो डर गया और डर से इसने क्या किया कि फोर्ट विलियम का किलेबंदी करना शुरू कर दिया। अब जब फोर्ट विलियम का किलेबंदी करना शुरू किया तो उसमें बंगाल के नवाब के पद, बंगाल का नवाब जो था उस समय सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला को लगा, सुनिएगा, कि सिराजुद्दौला को जो लगा कि हम बंगाल का नवाब हैं और बिना हमारी अनुमति से बंगाल में सिराजुद्दौला जो है फोर्ट विलियम किलेबंदी कर रहा है बिना अनुमति का, इस बात पर वो रुष्ट हो गया। और इसी के कारण इसी बात को लेकर वो बंगाल में कोलकाता पर हमला कर दिया। और वही फोर्ट विलियम पर जब हमला किया 1756 में, तो उस समय फोर्ट विलियम किला का गवर्नर विलियम ड्रेक था। शीशा की तरह साफ है ना, आगे बढ़ जाऊं। विलियम ड्रेक था वहां कलकत्ता का गवर्नर। विलियम ड्रेक युद्ध किया, युद्ध में सिराजुद्दौला के हाथों पराजित हो गया। पराजित होने के बाद जो है विलियम ड्रेक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर है, वो फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण लिया। फुल्टा द्वीप बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप था, वो हार गया। हार के बेचारा फुल्टा द्वीप पर शरण लिए हुए है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। सिराजुद्दौला के हाथों 1756 में हार गया। उसने दो नीति अपनाया। एक नीति क्या, एक जो है दूत के नाम से, यानी एक दूत के माध्यम से एक माफीनामा लेटर लिखता है सिराजुद्दौला को, और एक लेटर लिखता है मद्रास प्रेसिडेंसी को एक लेटर लिखता है और कहता है कि हम पराजित हो गए सिराजुद्दौला के हाथों, आप आकर हमको जो है आप सहायता कीजिए। मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा उस समय वाटसन और जो है रॉबर्ट क्लाइव के अधीन एक सेना इसको मदद करने के लिए जो है बंगाल भेजता है। तब तक सिराजुद्दौला दबाव में आ चुका है और दबाव में आने के कारण क्या होता है कि उसने माफी दे दिया। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि जो है सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करता है, सिराजुद्दौला को एक छोटा सा युद्ध में हरा देता है और उसके साथ अलीनगर का संधि करता है। कौन अलीनगर का संधि करता है। अलीनगर का संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ 1756 में। और इस संधि के तहत आपको बताएंगे कि काम क्या हुआ 1757 में, फरवरी में। मैं बताऊंगा कि इस युद्ध में इस संधि में दो चीज इसको मिला। पहला, फोर्ट विलियम किला का किलेबंदी करने का अधिकार, और दूसरा जो फ्रांसीसी बस्ती था बंगाल में, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। और इस बीच रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि सिराजुद्दौला का अब कमजोर स्थिति है। इसका उसी समय मीर जफर इसका जो था सेनापति मीर बख्शी के जो पद पर था, वो मीर बख्शी को मिला लिया। उसको कहा कि अगर तुम मेरा जो है साथ दोगे सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में, तो हम तुमको क्या देंगे, हम तुमको बंगाल में जो है बंगाल का अगला नवाब बनाएंगे और इसके बदले आप हमको जो इनाम दे तो दे। और नतीजा हुआ मीर बख्शी मिल गया, जगत सेठ बंगाल का बैंकर था वो मिल गया, अली मर्दान खान वो मिल गया, और कुल मिलाकर बंगाल के लगभग सब लोग मिल गया। तय युद्ध होना तय था। 23 जून 1757 को पलासी में भगीरथी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। मीर मर्दान और मोहन लाल इसका सेना का एक बहुत योग्य आदमी था, वो दोनों युद्ध कर रहा था। ये दोनों युद्ध करते हुए शहीद भी हो गया। और इस तरह से पलासी का युद्ध समाप्त हो गया। पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के हाथों सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जफर को बनाया गया।
मीर जाफर से तो आप जानते होंगे कि क्या क्या हुआ। मुराद की उपाधि 24 परगना जिला ज्यादा भूराजस्व की राशि उससे मांगने लगा, तो अंत में वो भाग गया, बोला कि अब हम नहीं रहेंगे। तो अगला नवाब बनाया गया मीर कासिम। मीर कासिम समझ गया था, मीर जाफर का जो हाल हुआ था वो समझ गया था कि अगर हम बगल में रहेंगे तो अगर बगल में रहेंगे तुरंत तुरंत रॉबर्ट क्लाइव आएगा। इसलिए क्या किया कि अपना स्थानीय बदल दो, इतना दूर लेके चला वो कि उसको आने में भी समय लगे। आप जानते होंगे कि जहाँ पे शेर रहता है वहाँ पे बकरी का हमेशा क्या रहता है, डर रहता है कि नहीं रहेगा, एक साथ रह सकता है। वही था, शेर था रॉबर्ट क्लाइव की जो है उसके साथ रहना मुश्किल है। ये वजह से क्या किया इसने, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दिया। इसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई। यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय पद्धति पर सेना का जो है आधुनिकीकरण किया है। बंदूक फैक्ट्री बनाया, कोई काम नहीं आया। मेरे डेट होके भगोड़ा पे पहुंच गया। अवध में पहले से 2 लोग भागा हुआ था, देख रहा था बंगाल। एक था आपका अवध के नवाब सालम का, दूसरा था मुगल बादशाह सालम द्वितीय। वो जब पहुंचा मीर कासिम, तो मीर कासिम कहता है यू आर मोस्ट वेलकम, आइए आइए, हम भी दोनों बगेड़े हैं बैठे हुए। तीनों मिलकर जो है युद्ध करता है, तीनों संयुक्त सैनिक बक्सर में करता है, हेक्टर मुनजित करता है। और इस युद्ध में बक्सर के इसको बक्सर के युद्ध कहा गया है। एक युद्ध में पराजित हो गया तीनों संयुक्त सैनिक, और तीनों संयुक्त सैनिक होने के बाद तीनों भाग गए। भागने के बाद क्या होता है, विशाल द्वितीय को पकड़ कर लाया जाता है। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, उसमें हेक्टर मुनरो था, बेंसिटा उसमें बंगाल का गवर्नर था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है शाहआलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करवाने के लिए अगला गवर्नर बना जो है जिसको अगला गवर्नर बनाकर भेजा गया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो दूसरी बार गवर्नर बनकर आया है रॉबर्ट क्लाइव, जो 1765 से लेकर 1767 तक रहेगा। आप 2 ही साल रहेगा, रहता है जी। तो यही साल है, यही चीज है, और यहीं से आपका आगे बढ़ेगा मामला। तो अब लिखेंगे इलाहाबाद की संधि। देखिए क्या पॉइंट लिखे थे लास्ट में, बक्सर में पराजित हो गया है। देखिए पॉइंट में लिखे मीर कासिम दिल्ली भाग गया, लिखिएगा हाँ इसी में लिखिएगा, हाँ इलाहाबाद प्रयागराज में लिखिएगा, लिखिएगा कि मीर कासिम दिल्ली भाग गया, मीर कासिम दिल्ली भाग गया। देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को 1765 में बनाकर भेजा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को 1765 ईस्वी में बनाकर भेजा गया। 1765 ईस्वी में बनाकर भेजा गया। देखिए उस समय शाह आलम द्वितीय, देखिए उस समय शाह आलम द्वितीय दिल्ली भाग गया था। युद्ध हारने के बाद कहां भाग गया? दिल्ली। दिल्ली भाग गया। देखिए इस तरह से भगोड़ा शासक, क्या नाम था? सिराजुद्दौला पड़े, बार बार तुम सिराजुद्दौले में जरा कब आ गया हो। देखिए इस तरह से भगोड़ा बादशाह शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिश ने अपने संरक्षण में ले लिया। देखिए इस तरह से भगोड़ा बादशाह शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिश ने अपने संरक्षण में ले लिया। शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिश ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा उसके साथ
क्या मारपीट किया? बोलो। इलाहाबाद की संधि। हाँ हाँ ठीक है। तथा उसके साथ देखिए 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किया गया। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किया गया। देखिए आगे, देखिए इस संधि के तहत मुगल बादशाह इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया सालाना 26 लाख रुपया सालाना राशि देने के लिए स्वीकार किया गया। 26 लाख रुपया सालाना राशि देने का बात को स्वीकार किया गया। लिखिए जरा इसको टिक लगाइए। एनटीपीसी में पूछ चुका है क्वेश्चन, कितना राशि मिलने की बात किया गया? 26 लाख। टिक लगा दो, बड़ा पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए पॉइंट देखिए आगे। आप जरा बताइएगा, तो आप लोगों को हम पिछले कई दिनों से, मतलब जब से हम 5-6 क्लास आपका जब से हम ले रहे हैं, कंपनी को देखिए बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का क्षेत्र प्राप्त हुआ है। तो हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे। आगे जरा बताइएगा कि अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। मिला जी? कौन संधि में मिला है? तो अब वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा? वहां शासन करेगा। और शासन करने के लिए क्या करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव वहां पर द्वैध शासन लागू करेगा। कौन सा? ये भी क्वेश्चन को पूछता है कि द्वैध शासन लागू करने वाला शासक का नाम क्या है? कौन? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि द्वैध शासन किस क्षेत्र में लाया गया? पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें दो लोगों का शासन होता है? तो द्वैध शासन। द्वैध शासन में होता है दो लोगों का शासन। समझे? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि द्वैध शासन कब से लेके कब तक? तो 65 से लेके 72। और इसको हटाया कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। जब बंगाल में तो 1772 में वहां पर द्वैध शासन को हटा देगा। और द्वैध शासन हटाने के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। उसमें बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल हो जाएगा। और भू राजस्व के लिए वहां पर एक 5 वर्षीय पद्धति लागेगा वहां पे वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन जब कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर बनकर आएगा 1785 में, क्योंकि 72 से लेकर 85 तक बंगाल का गवर्नर जो रहेगा उसका नाम रहेगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो आपको मैं बताऊंगा कि ये 5 वर्षीय पद्धति ठीका पद्धति लाया था। भू राजस्व वसूली कैसे होगा? तो भू राजस्व वसूली के लिए ठीका पद्धति लाया। आप देखते होंगे कि ठेका दे दिया, जैसे टेम्पू ठेका, बस स्टैंड का ठेका मिलता है ना। और इसी तरह से वहां पे बंगाल में ठीका पद्धति लाया था वारेन हेस्टिंग्स। ये भू राजस्व की वसूली में होगा ठीका। 5 साल का नीलामी होता था, 2 साल का नीलामी, 3 साल का। तो कार्नवालिस जब बंगाल में आया तो उसको लगा कि ये ठीका पद्धति के तहत बंगाल से भू राजस्व वसूली करेंगे तो बंगाल से हमको ज्यादा राजस्व की प्राप्ति नहीं होगा। तो वो सोचा कि ऐसा अस्थायी चीज लाया जाए
कि बंगाल से हमको एक निश्चित राशि मिल जाए और उसके बाद हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बात समझे? तो भू राजस्व की इस वसूली के लिए इसने क्या किया, कर्नवालिस ने बंगाल और बिहार और उड़ीसा में इसने भू राजस्व की वसूली के लिए इसने एक अस्थायी बंदोबस्त ले आया। वही अस्थायी बंदोबस्त को कहते हैं जमींदारी पद। कौन पद? जमींदारी, जिसको लाने का काम किया कौन? लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस। और वो जब लाया ठेका पद्धति के तहत हटा कर ये अस्थायी बंदोबस्त, तो अस्थायी बंदोबस्त में इसको जो है 2 करोड़ 68 लाख मिला और उसमें खूब वसूला जमींदार, तो उसको नुकसान होने लगा तो इसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया है, और गलती होने के लिए इसने इस चीज को सुधारा कहां जाकर? मद्रास और बंबई। यहाँ पर क्या किया कि इसने अलग अलग किसानों के साथ जो है सेटलमेंट किया। किसानों के साथ सेटलमेंट में होता है रैयतों के साथ सेटलमेंट, जिसको कहते हैं रैयत बाड़ी। फिर बाद में करेगा महालों के साथ, जिसको कहते हैं महाल बाड़ी। और पैसा इतना वसूल हो जाएगा, इतना लूट पाट हो गया कि 1857 के बाद जब दादा भाई नौरोजी आएंगे तो रोज आएंगे, वो कहेंगे ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तो लूट पाट मचाए हुए है। लूट भी होता है कि एक हाथ से लूटे तब न, ये दोनों से लूट रहा है। कैसे लूट रहा है? तो एक तो यहाँ पे इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हो गया है अमेरिका में, ब्रिटेन में पहली बार औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ? ब्रिटेन में 1789 में। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे कच्चा माल को भी निकाल कर ब्रिटेन भेज रहा है और वहां से बना हुआ माल कहाँ आ रहा है? भारत। तो हमारे पास जो भी करेंसी बचा हुआ वो माल खरीदने में वो क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। और हमारा जो रिसोर्स है, जो खनिज है, रानीगंज से कोयला निकाल रहा है 1774 से निकाल रहा है ना जी। रेलवे का विकास किया गया, तो पूरा लूट रहा है। इस वजह से बोले कि भारत से बहुत ज्यादा धन की निकासी हो रहा है। और एक प्रतिपादन करने का काम किया दादा भाई नौरोजी 1867 और 68। और इसको कहते हैं, इन्होंने इस चीज को कहा गया ट्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी। बाद में इन्होंने इसी चीज पर लिखा है पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लिखे ना जी। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, पूछा है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 3 महीना में एकदम सेट कर दूंगा दिमाग। समझ में आया कैसे चेंज हो रहा है नीति? तो अभी तक तो खाली रजिस्ट्री हुआ बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, लेकिन अब आप एक पॉइंट लिख के इसको यहीं पर छोड़िए। जब गवर्नर जनरल आवेंगे क्लास में, तब हम आपको द्वैत शासन से आगे बढ़ाने। तो लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा कि बंगाल में, पॉइंट में लिखिएगा कि बंगाल में शासन करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने, लिखिए बंगाल में शासन करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में कौन शासन? द्वैत शासन लागू किया। में द्वैत शासन लागू किया। लिखिए, खत्म हो गया। अब हम आपको जब गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे तो क्लाइव को लाएंगे।